हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। यूपीएससीएस मेंस के लिए सीआरपीसी से आज ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण में से एक क्वेश्चन है ये। और आप जज की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी जज वाले ही होने चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि अगर आप एचजीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको पता होना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में समन करने के लिए किन आधारों पर आवेदन फाइल किया जा सकता है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ आपको वो आधार बताने हैं जो धारा 319 में बताए गए हैं। अगर वो आधार होंगे तो धारा 319 आकर्षित होगी। और इसी धारा से संबंधित एक केस के संबंध में पूछा जा रहा है कि उसमें इस संबंध में क्या बताया गया है। और हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 का केस है के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत अद्यतन निर्णय के संदर्भ के साथ बताइए कि न्यायालय किस प्रक्रम पर ऐसी कार्रवाई कर सकता है। तो आपको तो धारा 19 बतानी है, उसमें जो आधार बताए गए हैं, किस आधार पे हम इसका यूज करेंगे, वो कौन से आधार हमारे पास होने चाहिए जब हम धारा 319 को आकर्षित करेंगे। और दूसरा, हरदीप सिंह में जो बताया गया है, पूरा आपको जजमेंट नहीं लिखना है, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो कौन सा प्रक्रम है जब न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। इसका आंसर आप भी इससे अच्छा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये मेरे द्वारा सजेस्टेड है। आप इसे सुन लीजिए, देख लीजिए, और जरूरी नहीं कि आप यही लिखें। आप अपना तरीका भी अपना सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर को देने के लिए। जैसा भी आपको सहज महसूस हो, सरल महसूस हो, वैसा आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से आंसर यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए न्यायालय को सक्षम बनाती है जो एक अभियुक्त के रूप में दर्शित या अभिकथित नहीं किया गया। बस धारा 319 का यही काम है कि हो सकता है उस व्यक्ति का एफआईआर में नाम ना हो, या हो सकता है कि उसको अभियुक्त न बनाया गया हो, और कुछ ऐसे साक्ष्य हों जिससे न्यायालय को यह प्रतीत होता है, न्यायालय ये समझता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस अपराध में शामिल है या उसके द्वारा अपराध किया गया है। ऐसे कुछ साक्ष्य उसको मिलते हैं तो वह न्यायालय उस व्यक्ति को समन कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो ऐसा अपराध हो जिस अपराध के संबंध में उस व्यक्ति का विचारण इस व्यक्ति के साथ, अर्थात जो इस समय अभियुक्त हैं, उनके साथ किया जा सकता हो। ये शर्त है, इसे याद रखना है। धारा 319 के अंदर यही एक जान है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319
किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए न्यायालय को सक्षम बनाती है जो एक अभियुक्त के रूप में दर्शित या अभिकथित नहीं किया गया, यदि साक्ष्य में यह प्रकट होता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है और ऐसे व्यक्ति का विचारण अभियुक्त के साथ किया जा सकता है। बस वो उस व्यक्ति ने अपराध किया हो जिससे न्यायालय को प्रतीत होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, और उस व्यक्ति का विचारण, ऐसे व्यक्ति का विचारण अभियुक्त के साथ किया जा सकता है। ये स्थिति होनी चाहिए। अगर ये स्थिति बनती है तो धारा 319 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को समन करने हेतु निम्न आधारों पर आवेदन किया जा सकता है। तो ये धारा 319 का एक्सट्रैक्ट है जो आपको लिखना है, धारा 319 बताना है, और आपको फोकस अपने क्वेश्चन के आंसर में आधारों पर ही करना है। तो धारा 319 का मतलब आप समझ गए कि उसमें क्या है, और उसकी डिफिनेशन को अपने शब्दों में लिखने के बाद सीधे आधारों पे आ जाना है। आधार है, पहला आधार अपराध। अपराध वही जो डिफिनेशन में आ चुका है कि धारा 319 के अंतर्गत आवेदन द्वारा न केवल उसी अपराध के लिए, धारा 319 को जब हम पूरी तरह से पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि न केवल उसी अपराध के लिए बल्कि अन्य कोई अपराध है उसके लिए भी किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में बढ़ाया जा सकता है। यह न्यायालय के पास पावर है, लेकिन शर्त बस यही है कि वो अपराध ऐसा होना चाहिए कि दोनों आरोपियों का विचारण एक साथ हो सके। कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने सेम ऑफेंस न किया हो तो भी उसे आरोपी बनाया जा सकता है, अभियुक्त बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि भले उसने कोई अलग अपराध किया है, लेकिन उन दोनों अपराधों का, यानी कि उसका विचारण इस अभियुक्त के साथ जिसने ऐसा अपराध किया है उन एक साथ किया जा सकता हो। तो ये शर्त नहीं भूलनी है। धारा 319 के अंतर्गत आवेदन द्वारा न केवल उसी अपराध के लिए वरन अन्य अपराध के लिए भी एक अभियुक्त के रूप में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अपराध ऐसा होना चाहिए कि दोनों आरोपियों का विचारण एक साथ हो सके। दोनों आरोपियों का विचारण एक साथ हो सके। तो ये बात क्लियर हो गई। धारा 319 के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने के लिए जिसके बारे में न्यायालय को साक्ष्यों से यह प्रतीत होता हो कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसको आरोपी बनाया जाना चाहिए। शर्त बस एक ही है कि उस व्यक्ति का विचारण जिसे अभियुक्त बनाया जा रहा है इस वाले अभियुक्त के साथ किया जा सकता हो। अपनी भाषा में इस तरह से समझ लीजिए। इसके बाद दूसरा साक्ष्य की व्यवस्था आती है। तो साक्ष्य का एक आधार हो सकता है और साक्ष्य के आधार पर ही बुलाती है, क्योंकि जब न्यायालय को साक्ष्य से ही तो पता चलता है कि वो व्यक्ति कोई और है जिसे यहाँ पर अभियुक्त बनाया जाना चाहिए या बनाया जा सकता है इस विचारण के लिए। तो साक्ष्य अभियोजन पक्ष की गवाही या साक्ष्य के आधार पर न्यायालय किसी व्यक्ति को धारा 319 के अंतर्गत समन कर सकता है। तो न्यायालय में जब अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करता है और उस साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को ऐसा लगता है तो न्यायालय
उस व्यक्ति को समन कर सकता है। तीसरा आधार है मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, यहां तक कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर या धारा 200 के अंतर्गत, धारा 200 सीआरपीसी के अंतर्गत परीक्षण के आधार पर कार्रवाई कर सकता है। तो तीसरा आधार है पुलिस रिपोर्ट। जब मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचती है तो उस रिपोर्ट के आधार पर या फिर धारा 200 के अंतर्गत जो भी परीक्षण होता है उस आधार पर भी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि 200 के अंतर्गत भी साक्ष्य लिए जाते हैं। इसके बाद जांच रिपोर्ट। न्यायालय किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में समन कर सकता है जिसे अन्वेषण के आधार पर प्रारंभ में विचारण के लिए भेजा नहीं गया। इसका मतलब यह है कि जब पुलिस अपनी रिपोर्ट न्यायालय में भेजती है, फाइनल रिपोर्ट 173 में, और यदि उस रिपोर्ट में भी जो जांच रिपोर्ट है जिसे हम अन्वेषण समाप्त होने के बाद जो पुलिस न्यायालय के समक्ष पहुंचाती है वो भी एक जांच रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट में यदि उस व्यक्ति का नाम नहीं भी है तब भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति को आरोपी के रूप में समन कर सकता है। तो ये भी एक आधार है। जब आप धारा 319 को पूरा पढ़ेंगे और उसकी टिप्पणियां पढ़ेंगे तो ये सारे आधार आपको उसमें दिखाई देंगे। अब पांचवा आधार है अप्रतिपरीक्षित गवाह। तो न्यायालय किसी ऐसे गवाह के साक्ष्य पर किसी आरोपी को समन कर सकता है जिसकी प्रतिपरीक्षा ना की गई है या नहीं की गई है। मतलब ये हुआ कि वो साक्ष्य, वो उसकी मुख्य परीक्षा तो हो चुकी है, उसके बयान तो हो चुके हैं, वो अपनी गवाही तो दे चुका है, लेकिन उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं हुई है। तो प्रतिपरीक्षा के पहले मुख्य परीक्षा होती है, चीफ एग्जामिनेशन होता है। अगर उस पर कोई ऐसा साक्ष्य उसके माध्यम से आया है और न्यायालय को लगता है कि उस व्यक्ति का विचारण इसके साथ किया जाना चाहिए, तो न्यायालय ऐसे गवाह के साक्ष्य के आधार पर भी जो अप्रतिपरीक्षित है, यानी कि जिसकी प्रतिपरीक्षा नहीं हुई है, ऐसे गवाह के साक्ष्य के आधार पर भी धारा 319 के अंतर्गत न्यायालय उस व्यक्ति को समन कर सकता है। छठा आधार है प्रथम दृष्टया मामला। प्रथम दृष्टया मामले में किसी व्यक्ति को धारा 319 के अंतर्गत समन किया जा सकता है। तो ये तो न्यायालय का विवेकी अधिकार है। अगर न्यायालय को प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इसमें किसी व्यक्ति को समन किया जाना चाहिए, ऐसे साक्ष्य हैं रिकॉर्ड में, अभिलेख में, तो न्यायालय इस आधार पर भी धारा 319 के अंतर्गत समन कर सकता है।
सातवां आधार है असंपुष्ट परिसाक्ष्य। किसी आरोपी का असंपुष्ट जिसके साक्ष्य को कोरोबोरेट नहीं किया गया, वो असंपुष्ट साक्ष्य रहेगा जब तक उसका कोरोबोरेशन नहीं हो जाता, न्यायालय के द्वारा न्यायालय खुद नहीं कर लेता, उसकी पुष्टि नहीं कर लेता। तो असंपुष्ट परिसाक्ष्य मतलब किसी आरोपी का असंपुष्ट साक्ष्य किसी को अभियुक्त बनाने का पर्याप्त आधार है। जैसे इसके पहले आपने देखा कि आप प्रतिपरीक्षित साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी समन कर सकता है। प्रथम दृष्टया मामला हुआ, उस पर भी न्यायालय समन कर सकता है। इसी प्रकार से अगर असंपुष्ट परिसाक्ष्य भी न्यायालय के पास है तो इन असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर भी न्यायालय 319 के अंतर्गत समन कर सकता है। पक्षकार बनाना। सूचनादाता एक आवेदन द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आई विटनेस की गवाही करने के बाद किसी व्यक्ति को पक्षकार बना सकता है। तो जिसने सूचना दिया है, अगर उसने घटना को अपनी आंखों से देखा है या अपनी कानों से सुना है या फील किया है, जिस एविडेंस का जो सेक्शन 60 है उसके अंतर्गत यदि ऐसा कोई आई विटनेस है तो उसकी गवाही कराने के बाद उसकी गवाही से कि कोई तीसरा व्यक्ति निकलता है या कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है जिसका नाम रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसको पक्षकार बनाया जा सकता है सूचनादाता के आवेदन पर भी। तो इस तरह से ये 8 आधार हमारे पास निकल करके आते हैं। और धारा 319 के अंतर्गत एक विशेष बात यह है कि किस प्रक्रम में न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग करेगा। तो इसका जवाब यह है कि एक आरोपी धारा 319 के अंतर्गत तब भी समन किया जा सकता है जब कार्यवाही धारा 190 के प्रक्रम को पार कर जाती है। 190 सीआरपीसी आपको पता है। तो जब इस प्रक्रम को पार कर जाती है तभी इसके अंतर्गत धारा 319 के अंतर्गत एक आरोपी बनाया जा सकता है या एक आरोपी को समन किया जा सकता है। विशेष बात यह है कि विचारण न्यायालय को जांच या परीक्षण के दौरान साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण तक अवश्य ही इंतजार करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा 319 का प्रयोग न्यायालय कब या किस स्टेज पर किस प्रक्रम में कर सकेगा। तो ये तो पता ही चल गया कि धारा 190 के प्रक्रम को पार करना चाहिए कार्यवाही को। जब कार्यवाही 190 से गुजर जाती है तब हमें जरूरी है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य जो भी हैं वो प्रस्तुत किए जाएं और न्यायालय उनकी जांच या उनका परीक्षण कर ले। उसके बाद ही न्यायालय धारा 319 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा, क्योंकि इसके बाद ही न्यायालय को ये पता चल सकेगा, यह प्रतीत हो सकेगा, यह न्यायालय समझ पाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो रिकॉर्ड में नहीं है और अपराध में शामिल हो सकता है। जैसी भी स्थिति हो, तो हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य के निर्णय से पूर्णतः स्पष्ट है कि जब तक केस जांच या परीक्षण के स्तर तक नहीं पहुंच जाता तब तक न्यायालय धारा 319 की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये एकदम स्पष्ट है
निर्णय तो आप आ ही गया है, केसला हमारे पास है ही, लेकिन ये बात धारा में भी स्पष्ट है। धारा खुद ही बताती है कि धारा 319 की शक्ति न्यायालय किस स्टेज पे या कब प्रयोग कर पाएगा। और यही बात जो धारा में बताई गई है, जो धारा में लिखी गई है, उसी बात को ही हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में बताया गया। तो हमारा सवाल था कि धारा 319 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में समन करने के लिए किन आधारों पर आवेदन फाइल किया जा सकता है। इतना सा प्रश्न था। इसके लिए हमने 8 आधार बताए, और वो भी हेडिंग टाइप में, ताकि वो हेडिंग अगर हमें 8 याद हो गई तो हम उसका डिटेल कर ले जाएंगे। तो ये 8 हेडिंग अगर आपको पता चल गई हैं, याद हो गई हैं, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम इजी लगेगा। और दूसरे पार्ट में हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा। तो अब इस क्वेश्चन में उसने लिख दिया है कि इस केस से, इस मामले से जो हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य का है, उसका उतना अंश बताइए। कितना अंश? कि न्यायालय किस प्रकरण पर ऐसी कार्रवाई कर सकता है। तो हमें इस मामले का केवल उतना ही अंश बताया है जितना पूछा गया है, जिससे प्रश्न का जवाब संक्षिप्त हो और सारगर्भित हो। जो पूछा गया है वो हमने पूरा बता दिया। नंबर हमें इसी बात के मिलेंगे। बाकी 319 किताब भरी पड़ी है, लेकिन हमें परीक्षा हाल में बैठ करके प्रश्न पत्र में प्रश्न पढ़ करके जवाब देना है, और हमारे पास और भी बहुत प्रश्न होंगे, इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके अपनी कलम चलानी पड़ेगी। तो 8 आधारों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको शायद रिवाइज हो जाएगा। पहला तो अपराध है, लेकिन अपराध के लिए शर्त है कि उस व्यक्ति के साथ उसका विचारण किया जा सकता हो। ये आप अपनी भाषा में देख लीजिएगा कैसे लिख पाएंगे। तो धारा 319 की शर्त भी यही है कि ऐसे व्यक्ति का विचारण अभियुक्त के साथ किया जा सकता हो, ऐसा होना चाहिए। तो अपराध हो गया। दूसरा साक्ष्य हो गया। तो अभियोजन पक्ष जब साक्ष्य और गवाही पेश करेगा, उसके आधार पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कर सकता है। जांच रिपोर्ट जो अन्वेषण करने के बाद पुलिस सौंपती है, या पुलिस रिपोर्ट कह सकते हैं जांच रिपोर्ट की जगह, उसके आधार पर कर सकता है। आप प्रतिपरीक्षित साक्षी के साक्ष्य के आधार पर धारा 319 के अंतर्गत समन कर सकता है। प्रथम दृष्टया मामला बनता है, कोर्ट को खुद ही लग रहा है तो कर सकता है। असंपुष्ट परिसाक्ष्य हैं तो भी कर सकता है। और किसी सूचनादाता के आवेदन पर उस व्यक्ति को पक्षकार बनाया जा सकता है जिसके संबंध में सूचनादाता के पास आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उसके आधार पर कर सकता है। प्रकरण पूछा गया है तो सीधी सी बात है कि धारा 319 के अंतर्गत न्यायालय अपने शक्ति का प्रयोग तब करेगा जब केस जांच या परीक्षण के स्तर तक पहुंच गया हो, उसके पहले नहीं कर सकता। तो जांच या परीक्षण के स्तर में धारा 319 के अंतर्गत न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर, जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया। अगर आपको ये प्रश्नों के जवाब सटीक लग रहे हों
कि परीक्षा में हम इतना लिख लेंगे तो मार्किंग हो जाएगी, या ठीक है इस प्रयास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और भी क्वेश्चन के आंसर्स किए जाने चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट आते रहेंगे तो मैं आपको प्रश्नों के जवाब वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा, जिससे आपको कम से कम खुद के नोट्स बनाने में तो मदद मिलेगी ही, और जिनके पास समय नहीं है वो इस वीडियो नोट्स का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।